हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हमारा एनसीईआरटी क्लास 8 का सेशन चल रहा है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जीके जीएस हो, सीटेट हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस के लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक क्लास 6 to 10 होती है। इसलिए इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि एनसीईआरटी सभी क्लास के बुकों को कंप्लीट करा दिया जाए। इसी सिलसिले में हमने अपना क्लास 6 और 7 भूगोल कंप्लीट करके डाल दिया है अपने चैनल पर, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 कृषि को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में एक अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ये देखिए, ये उसका फिगर है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चलिए समझते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो प्राथमिक क्रियाएं कौन होती हैं? जहाँ से संसाधन का उत्पादन होता है और निष्कर्षण होता है। जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। तो पूछता है कि कृषि जो है किस क्रिया में आती है? तो प्राथमिक में आती है, मत्स्य और संग्रहण। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। तो द्वितीय क्रिया किससे संबंधित है? प्रसंस्करण से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं, ध्यान रखिएगा, प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण प्राथमिक क्रियाएं हैं, जबकि इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना द्वितीयक है। जबकि तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछता है कि प्राथमिक क्रिया जैसे दे देगा कृषि, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसमें से कोई नहीं, या दे देगा मान लीजिए बैंकिंग, तो यह प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक का है, या दे देता है इस्पात विनिर्माण, तो द्वितीय क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो इन सभी शब्दों को आप ध्यान रखिएगा किस क्रिया में आती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अब हम आज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कृषि, तो कृषि के बारे में जानेंगे। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया जहाँ से आप देखे हैं, जहाँ से कि उत्पादन और निष्कर्षण, तो कृषि ही किसी की वस्तु का उत्पादन यहीं से होता है, इसीलिए कृषि को एक प्राथमिक क्रिया माना गया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। तो इसमें कौन? कृषि में फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुधन। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पूरे विश्व के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हैं? तो 50%, जिसमें भारत की यदि जनसंख्या की बात किया जाए तो भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत की 2/3 जनसंख्या यानी कि 70%। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। ये देखिए, आपको एक फिगर दिया गया है जहां की विश्व में हरा ये रंग का कृषि होता है। ये देखिए, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक है, मकर रेखा, कर्क रेखा। ये देखिए आर्कटिक सागर है, ये हिंद महासागर है। तो इसमें
देखिए भारत हिंद महासागर के जस्ट ऊपर में ये देखिए है, जो हरा हरा क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, या कृषि किया जाता है। बाकी जो भी हरा क्षेत्र है वह कृषि क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ ये एग्रीकल्चर कृषि मृदा, इसमें आप देखेंगे यहाँ से, तो एग्रीकल्चर, ये कल्चर से संबंधित प्रश्न भी पूछता है। आप देखते होंगे प्रश्न में कि सेरीकल्चर, रेशम उत्पाद, कृषि किससे संबंधित है, तो सीधा 4 ऑप्शन देगा, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, तो उसमें सेरीकल्चर होता है। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर होता है। मत्स्य पालन पिसीकल्चर होता है। जबकि द्रक्षा कृषि विटीकल्चर, जिसमें अब इसमें अलग अलग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, तो मृदा की जुताई, फसलों का उगाना और पशु पालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं, तो यह एग्रीकल्चर में आता है। सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर यानी कि द्रक्षा कृषि, अंगूर की खेती विटीकल्चर में होती है। हार्टिकल्चर, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि फूलों और फलों को उगाना जो है किस कृषि में आता है, तो हार्टिकल्चर होता है, फूलों और फलों का उगाना। और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, जो सब्जियों में से व्यापार किया जाता है, तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई बुआई, ये देखिए निवेश, प्रक्रम, निर्गत, मशीनरी, ये सब जुताई बुआई का, ये सब भूमि। सिंचाई, निगराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि को एक एक करके वाणिज्यिक कृषि के बारे में समझेंगे। तो निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो गहन निर्वाह कृषि में किसान के एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। यहाँ प्रश्न पूछता है कि गहन छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम किसान जो कार्य करता है वह किस कृषि में आता है, तो वह गहन निर्वाह कृषि। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। दूसरा कौन है, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें स्थानांतरित कृषि जिसे झूम खेती कहते हैं या चलवासी पशुचारण जो है वह आदिम निर्वाह कृषि में आता है। तो यहाँ से ही प्रश्न पूछता है कि चलवासी पशुचारण जो किस कृषि में आता है, तो आदिम निर्वाह। झूम खेती या स्थानांतरित जो होती है आदिम निर्वाह कृषि में ये सब आते हैं। अब देखिए स्थानांतरित कृषि के बारे में जानिए, ये सब इम्पोर्टेंट, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्थानांतरित कृषि उत्तर और पूर्व, जहाँ जैसे मेघालय वगैरह में, मेघालय, मिजोरम वगैरह में उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि होती है। और अमेजन के बेसिन में, अफ्रीका, ये सब में ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है।
तो कर्तन एवं दहन कृषि को किस नाम से, स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है ये, और इसे क्या दूसरा नाम है कर्तन। तो यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल वगैरह में होता है, और अमेजन बेसिन में, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो भारत में खास तौर से समझिएगा। फिर चलवासी पशुचारण, चलवासी कृषि जानते हैं आपके सहारा में होता है। तो चलवासी पशुचारण सहारा के शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। भारत में राजस्थान और जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण होता है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायुविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब चलिए वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तब इसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो अनाज कृषि, मिश्रित और रोपण। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक कृषि कहाँ कहाँ होता है, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अब मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे के फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि ध्यान रखिएगा, इन देशों को यूएसए और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। आगे चलते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। तो ये रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, चाय आता है, कहवा आता है, काजू, रबड़, केला, कपास और एकल फसल, एक ही फसल उगती है। ये रोपण कृषि, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखाने में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो रोपण कृषि कहाँ होती है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। तो चाय जो है रोपण कृषि, और कहवा, रबड़ ये सब पहले बता चुके हैं। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। तो खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जबकि रेशेदार फसल जूट और कपास है। और पेय फसल चाय और कहवा किस प्रकार का है, तो पेय फसल है। अब चलिए चावल के बारे में पढ़ते हैं। यह विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती के लिए ध्यान रखिएगा, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चावल की कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। पूरे विश्व में सबसे अधिक चावल चीन में होता है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। तो भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। अनुकूल जलवायुविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में साल में 3-3 बार चावल की खेती की जाती है। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, माने दोमट मिट्टी में।
धान के लिए जलोढ़ और गेहूं के लिए दोमट मिट्टी। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो गेहूं की खेती भारत में कब होता है? शीत ऋतु में। और गेहूं में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अग्रणीय है। मिलेट, मिलेट कैसा है? ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है। मिलेट मोटे अनाज का उदाहरण क्या है? मिलेट। और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्न उत्पादक देश हैं। मक्का के बारे में देखिए, समझ लेते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। एक फैक्ट है, देख लीजिए। मक्का को कार्न के नाम से भी जाना जाता है। कार्न, विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मक्का को ध्यान रखिएगा, कार्न भी कहा जाता है। अब कपास के बारे में चलते हैं। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। एक रोचक तत्व देखिए, काफी के पौधे की खोज किसने की? काफी के खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधे की फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव को अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चलिए अब पढ़ते हैं काफ़ी के बारे में। तो काफ़ी के बारे में जो हम देखें, उसी काफ़ी के बारे में, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील काफ़ी का अग्रणी उत्पादक, सबसे अधिक काफ़ी ब्राजील में होती है। भारत में कहाँ? कर्नाटक में। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। अब आगे चलिए, ये देखिए, ये चाय के बारे में देखिए, पढ़ लेते हैं क्या स्थिति है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर श्रम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। भारत एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अलीदाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव के एक छोटा किसान है, जिनके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों की बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें समांतर गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि और अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह देता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने का परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने
खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में इससे सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वो बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों के खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वह बाजार के अनुकूल न होने पर वह अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश करता है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इसी प्रकार से एक संयुक्त राज्य अमेरिका का फर्म है जिसे आप देख सकते हैं। अब चलिए, यहाँ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न खूब पूछते हैं और हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही पूछा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।